फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कल हम लोगों ने सीखा था रिफ्रैक्शन का डिफिनीशन, रिफ्रैक्शन का टाइप, रिफ्रैक्शन का लॉ और रिफ्लेक्शन के बारे में भी हमने कुछ जाना था, और ऑप्टिक्स का डिफिनीशन और वो है क्या उसके बारे में हम लोग ने जाना था। लेकिन कल रह गया था एक चीज़, जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है क्लास 12th के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछता है। तो आज हम लोग करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफिनीशन लिख के बताता हूँ इसका कि डिफिनीशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यह डिफिनीशन लिख दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसको सिंपल करके। इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन दैट ऑफ मीडियम। तो दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं कि जो लाइट होता है वो एयर में ट्रेवल करता है, जो कि स्पीड होता है अबाउट 3 × 10⁸। ये तो हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, बट इसका रियल वैल्यू हम लोग 299 के आसपास है। वो बहुत बड़ा डिजिट है, तो हम लोग अप्रॉक्स लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब क्या होता है कि जब लाइट एक वैक्यूम में ट्रेवल करता है और लाइट किसी हम लोग मीडियम से ट्रेवल करवाते हैं, तब उस दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू का सिंबल जो होता है वो होता है ये, इसे हम लोग म्यू कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसका नाम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोग डिराइव किए, जो कि एक ग्रीक सिंबल है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डायग्राम कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एक डायग्राम। यहाँ पर है क्या हो रहा है कि एक इंसिडेंट लाइट जो कि पास कर रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था ना कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करेगा तो क्या होगा कि वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगा, यानी नॉर्मल उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये लाइट फॉल किया इस सरफेस पे, तो ये रिफ्रैक्ट होकर क्या हुआ कि नॉर्मल की तरफ बेंट किया, और ये क्या एंगल बनाएगा, एंगल आई, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये क्या बनाएगा, एंगल आर। इसको हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहते हैं या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। इसे मैंने आर से डिनोट किया है, लेकिन कहीं कहीं आपको बुक में इसे ई से डिनोट किया हुआ मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि रेयर मीडियम को हम लोग μ1 मान लेते हैं और डेंसर मीडियम को μ2 मान लेते हैं। तो दोस्तों, ये स्नेल्स लॉ को डिराइव करने का एक तरीका है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही हम लोग को मिलता है। तो चलिए स्नेल्स लॉ को डिराइव करते हैं, जिससे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, और हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके बाद। तो स्नेल्स लॉ का डिफिनीशन ये है। स्नेल्स लॉ क्या कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रे इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो होगा उसको हम लोग म्यू कह लेते हैं, म्यू, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रे इसको हम लोग कह सकते हैं एंगल ऑफ रे। यहाँ पे तो साइन आई भी हो सकता है, साइन आर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जनरली ऑल पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हम लोग कॉन्स्टेंट को स्मॉल टर्म में सी लिख लेते हैं। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या मिला, एक रिलेशन, म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यानी म्यू अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा घटेगा, अगर साइन थीटा बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा। तो ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर होता है। ये दोनों का प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, और हमेशा हम लोग को याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी निकलेगा वो ग्रेटर देन 1 निकलेगा, चाहे वो किसी भी मीडियम में हम लोग निकालें। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि यहाँ पे मैंने 4 मीडियम लिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये तो एयर ही है, तो ये दोनों तो सेम ही हुआ मीडियम। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक इंसिडेंट रे यहाँ से पास होकर रिफ्रैक्टेड होकर फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होकर फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होकर वापस से सेम मीडियम में बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने एयर को 1 माना है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ट्रेवल होकर दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 माना है। और यहाँ पे ये θ1 एंगल बना रहा है, और यहाँ पे ये θ2 बना रहा है। ये भी θ2 बनाएगा क्योंकि ये दोनों सेम मीडियम में है, और ये भी θ3 बनाएगा, ये भी θ3 बनाएगा क्योंकि ये दोनों सेम मीडियम में है, और ये θ4 और ये भी θ4 बनाएगा कि ये दोनों भी सेम मीडियम में है।
बट ये जो एंगल होगा वो θ5 बनाएगा, क्योंकि ये एंगल बाहर है, ये एमरजेंट एंगल है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड θ1 इन टर्म्स ऑफ θ5। तो हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, कमेंट में बताना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, आप लोग भी करना वीडियो को पॉज करके। तो होप आप लोगों ने बना लिया होगा वीडियो। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले उधर से लिखता हूं, उसके बाद आप लोग बताना। तो यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और किसी भी एंगल ऑफ रे का साइन जो होगा उसका प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन, यानी 1 इंटू साइन θ1 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद ये किसके बराबर होगा, चलिए नीचे आते हैं, ये हो जाएगा μ1 sin θ2 के बराबर। वापस से ये μ1 sin θ2 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद इस मीडियम में ट्रेवल किया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, तो ये इसका साइन लेंगे तो ये sin θ3 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा μ2 sin θ3 के बराबर। फिर से ये सेम एंगल है तो यहां पे भी μ2 sin θ3 के बराबर हो जाएगा ये। अब आइए इस मीडियम में, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3 और एंगल क्या बन रहा है, θ4 एंगल बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा μ3 इंटू साइन θ4। यहां पे स्पेस नहीं है इसीलिए मैं ऊपर लिख देता हूं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फिर से इसी सेम मीडियम में μ3 sin θ4 के बराबर। और ये लास्ट हमारा बचा θ5 जो कि बाहर जा रहा है। तो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कोई बता सकता है? इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1, क्योंकि ये वापस से एयर मीडियम में जा रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 इंटू साइन θ5। तो फ्रेंड्स हम लोग को क्या करना था कि फाइंड करना था θ1 θ5 के टर्म में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो बीच में है ये सारा का कोई यूज नहीं, हम लोग को बस काम है फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का। तो मैं सारा इरेज कर देता हूं, उसके बाद फाइनल रिजल्ट मैं आप लोगों को लिख के बताता हूं। तो ये रहा फाइनल रिजल्ट, उसका क्या आएगा 1 इंटू साइन θ1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन θ5। इसको हम लोग आगे प्रोड्यूस करके लिख सकते हैं साइन θ1 इज इक्वल्स टू साइन θ2, सॉरी साइन θ5। अब यहां पे क्या होगा कि साइन और साइन को हम लोग काट तो नहीं सकते हैं, ये तो कोई रूल ही नहीं होता है कि साइन से हम लोग साइन काट देंगे। यहां पे ये रूल हो सकता है कि इस साइन को हम लोग इधर भेज देंगे, यानी θ1 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन θ5। तब यहां पे क्या हो जाएगा, θ1 जो होगा θ5 के बराबर हो जाएगा। ये तो एक नया रिजल्ट निकला। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो तो एंगल ऑफ इमरजेंस यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था कि 4 मीडियम हम लोगों ने लिया था, यहां से पास किया और यहां से निकला। तो यहां पर जो एंगल बना था θ1 और वो यहां पे जो एंगल बना था θ5, ये दोनों तो इक्वल निकल गया। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो इंसिडेंट रे होगा और जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है, वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, चाहे उसे हम लोग आगे प्रोड्यूस करें या फिर उसे हम लोग कहीं पे कट कर दें। हम लोग हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों लाइन जो होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा हमेशा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसे और डीपली पढ़ते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होता है म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी, जहां पे सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम और स्पीड भी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम यानी डेट मीडियम। तो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मीडियम। तो अगर नेचर ऑफ मीडियम में हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कि एयर है, तो एयर में हम लोग क्या देखते हैं कि लाइट आराम से पास करता है कि अरे मैं तो निकल रहा हूं, आराम से सीधा निकल रहा हूं, बिना जाम के गाड़ी स्पीड में चल रही है। लेकिन अगर किसी मीडियम को चेंज कर देते हैं, एयर के जगह अगर वाटर डाल देंगे तो क्या होगा,
लाइट तो धीरे से पास करेगा उसमें। तो क्या क्या होता है कभी कभी कि डाइवर जो नीचे जाता है ना पानी के, तो वो उसे सन का जो है बहुत ज्यादा दूर नजर आता है। सन उसे लगता है कि बहुत दूर है, लेकिन होता कुछ और है। हम लोग कभी नीचे जाएंगे और बोट हम लोग के जस्ट ऊपर रहेगा ना, तो हम लोग को तब क्या लगेगा कि बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि नेचर ऑफ मीडियम के कारण। अगर वही चीज हम लोग एयर में देखते हैं, कोई बोट खड़ा है सामने या कोई कार खड़ा है सामने, तो वो तो जैसा डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस पे हम लोग को वो दिखेगा। अब किसी को आई प्रॉब्लम हो सकता है तो उसका मैं नहीं ले सकता गारंटी, लेकिन अगर नेचर ऑफ मीडियम सेम रहेगा, यानी एयर में ही देखेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट एयर में ही है, तो वो सेम दिखेगा। अगर नेचर चेंज हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं वेवलेंथ पे। तो वेवलेंथ इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा ही डिपेंड करता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिराइव ही होता है वेवलेंथ से। वेवलेंथ अगर किसी भी लाइट का चेंज हो गया, अब किसी लाइट की इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा, जैसे मैं इस बल्ब में पढ़ा रहा हूं, तो अचानक से इस लाइट की इंटेंसिटी एकदम ज्यादा हो जाएगा, तो मेरा आंख में क्या होगा कि हमारा जो प्यूपिल है वो श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, और उसे एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तभी तो हम लोग देख पाएंगे, विजिबिलिटी हम लोग की क्लियर होगी। तो वो क्या होता है कि वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। लाइट का वेवलेंथ अगर कांस्टेंट रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लोग का कांस्टेंट रहेगा। अगर वेवलेंथ ऊपर नीचे हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ऊपर नीचे होगा। थर्ड आता है टेम्परेचर। इसे ज्यादा हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत जगह हाई हो सकता है, बहुत जगह लो हो सकता है। तो उसी कारण से जैसे आप पोलर रीजन्स में जाएंगे तो वहां पे क्या होता है ना, पोलर रीजन्स में मैं बोलता हूं, आप रोड पे ही चलो एनएच पे, तो क्या होता है कि टेम्परेचर हाई हुआ तो रोड पे क्या लगेगा, कभी आपको थोड़ा सा दूर पर, वो तब होगा जब लोग बहुत ज्यादा होंगे, तो एनएच पे क्या लगेगा कि आगे में तो पानी है, ऐसा हम लोग को फील होता है। तो ये होता है टेम्परेचर के कारण। तो लाइट क्या करता है कि फॉल करता है उस पर, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वेवलेंथ जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग का चेंज होने लगता है और वो हमें पानी के जैसा दिखने लगता है रोड के जगह पे। अब आता है नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। अब हम लोग का सराउंडिंग देखना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एयर में ही है, लेकिन एयर को हम लोग एयर टाइट में, आई मीन वैक्यूम में चले जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि एयर तो वहां पे प्रेजेंट नहीं होता, आई मीन ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं होता, पूरा एयर टाइट। अब उसमें हम लोग लाइट को ट्रेवल कराएंगे तो कैसे ट्रेवल करेगा, मुझे कमेंट में बताना कि वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा या कर्व पाथ में जाएगा। तो नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पे भी वो डिपेंड करता है। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो और इमेज डेंसर मीडियम में बने, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ उसका क्या रिलेशन होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, इमेज डिस्टेंस का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं उसको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा रेयर मीडियम में, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ले लेता हूं μ1। तो चलिए इसे μ1 ले लिया। अब इसे मैं ले लेता हूं μ2। ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए और तब इमेज भी बनेगा पॉइंट इमेज। मैं यहाँ पे एक रियल ऑब्जेक्ट लिए आ रहा हूं और ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैं इसके बाद साइन कन्वेंशन के बारे में भी बताऊंगा और हम लोग कार्टेशियन सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या कार्टेशियन सिस्टम हम लोग यूज करते हैं साइन कन्वेंशन के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट होगा तो एक रे पास करेगा एकदम स्ट्रेट इस तरफ से, जिसका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा, एकदम स्ट्रेट पास करेगा। और एक रे जाएगा इस तरीका से। यहां पे मैं मिरर नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मिरर क्या करता है कि लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है, सम अमाउंट ऑफ लाइट होता है रिफ्लेक्ट, लेकिन यहाँ पे मुझे डेराइव करना है फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे ग्लास ले रहा हूं सिंपली। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक रे गया ऐसे, तो ये आगे बढ़ जाएगा, समहाउ आगे बढ़ जाएगा, और तब यहां से एक रे और पास करके जाएगा इस तरफ, और यहां पे मान लीजिए मैंने सी ले लिया, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो एक रे क्या करेगा, पास होकर यहां चला गया। यहां से हम लोगों ने क्या किया है, ये कोई बताएगा, ये लाइन जो मैंने यहां से
सेंटर ऑफ कर्वेचर तक बनाया, ये किस लिए बनाया मैंने, कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं चलिए होप बता ही दिया होगा आप लोगों ने, तो मैं बता देता हूं। यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये मैंने इस लाइन के लिए नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक गया है। और इस एंगल को मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया आई, ये एंगल को मैंने बीटा मान लिया, इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया, और इस एंगल को जो कि यहाँ पे एक बना हुआ है डॉटेड लाइन से, इसको मैंने गामा मान लिया। तो मैं होप तो कर सकता हूँ आप लोगों की आप लोगों को पुराना बात तो याद होगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज याद ही होगी अभी। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा तो लिख सकता हूं ना, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंगल आर है, मैं यहाँ बताना भूल गया था, ये एंगल आर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल किसके एक्सटीरियर है, कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे आर हो सकता है गामा माइनस बीटा। कैसे, देखिए यहां पे गामा जो है ये एक्सटीरियर एंगल है आर प्लस बीटा के, तो आर प्लस बीटा को हम बीटा को इधर चले गए लेके, और आर इज इक्वल्स टू हम लोग गामा माइनस बीटा लिख सकते हैं ना, तो इसे मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। तो चलिए आगे चलते हैं स्नेल्स लॉ से। यहां पे क्या होगा, μ1 इंटू साइन थीटा 1, तो साइन थीटा हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, साइन आई लेंगे यहाँ पे। तो साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। इस रिलेशन का हम लोग यूज कर आगे रिलेशन फाइंड करेंगे। आई आर यू आर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या रिलेशन है, जब ऑब्जेक्ट रेयर में हो और इमेज डेंसर में बने। तो चलिए इसे रब करते हैं और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने स्नेल्स लॉ से ये रिलेशन फाइंड किया था। तो यहाँ पे μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन आई, साइन आर, अल्फा, बीटा और गामा, यहाँ जो भी एंगल है ये बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, नेग्लेजिबल है। और ये जो डिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं ना, ये भी नेग्लेजिबल डिस्टेंस है। तो आप लोग कहोगे कि मैं एक्स वाई डिस्टेंस लूंगा, तो नहीं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपी लूंगा, क्योंकि ये डिस्टेंस नेग्लेजिबल है। ये एग्जाम में भी नहीं पूछेगा कि ये डिस्टेंस क्यों नहीं लिया आपने, इसे हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का स्टेप होगा कि ये एंगल और ये एंगल तो वेरी स्मॉल है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन आई इज दिस, हम लोग साइन आई को आई के बराबर लिख सकते हैं, और साइन आर को सिमिलर हम लोग कर सकते हैं आर के, यानी साइन आई सिमिलर टू आई, साइन आर इज सिमिलर टू आर। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, μ1 इंटू आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू आर। तो ये रहा हम लोग का इक्वेशन नंबर 3। हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन था अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू आई, और सेकेंड इक्वेशन था आर इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। तो चलिए इसे रब करते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का यूज कर इक्वेशन 3 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, μ1 इंटू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू μ2 इंटू गामा माइनस बीटा। ये तो रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं ना उससे। अब हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू इस ट्रायंगल से। तो सबसे पहले मैं यहां पे tan अल्फा लूंगा। tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, हम लोग यहां डायरेक्ट लिखते हैं एक्स वाई बाई यू। यू क्योंकि ये यहां से यहां का दूरी लेंगे तो ये u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो tan अल्फा को हम लोग यहाँ पे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है वो वेरी स्मॉल होगा। तो tan अल्फा को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स वाई बाई यू। तो हम लोगों ने अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लिया, अब हमें बीटा और गामा का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो tan बीटा का वैल्यू हम लोग फिर से फाइंड करते हैं।
तो टेन बीटा का वैल्यू हो जाएगा एक्स वाई बाई भी होगा, क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होगा, यहां इमेज फॉर्म हो रहा है हम लोग का, तो यहां तक का दूरी हो जाएगा हमारा भी, और ओ से लेके पी तक का दूरी हो जाएगा हमारा यू। यहाँ पे हम लोग कार्टेशियन सिस्टम का यूज करेंगे। ये वेरी सिंपल होता है, जैसे कि हम लोग ग्राफ बनाते हैं मैथ्स में, तो ग्राफ में क्या होता है कि एक्स डेक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है वो निगेटिव होता है, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है वो पॉजिटिव होता है। हम लोग सिंपली कहेंगे कि पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। तो वैसे ही यहाँ पे एक हम लोग ग्राफ का सिस्टम बना देंगे। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निगेटिव कहते हैं हम लोग, या फिर इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव कहते हैं, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। तो यहाँ पे tan बीटा इक्वल्स टू एक्स बाई भी हुआ। तो अभी मैंने बताया था कि एंगल स्मॉल है तो बीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई भी कह सकते हैं हम लोग। उसी तरह गामा का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो गामा यहाँ पे क्या है, P और C जो है हमारा R है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल लेंस जो होता है उसका जो रेडियस होता है उसके पोल तक का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी उसके पोल से जो रेडियस बनेगा उसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तभी तो इसको हम लोग कट करेंगे दो सेगमेंट में, तभी तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा C, तो जिसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं, और C पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, लेकिन उसका जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लिया है, तो इसे रब करते हैं। बीटा का वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं। अब गामा का वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई भी। अब गामा इस ट्रायंगल में देखिए, तो गामा का वैल्यू हो जाएगा tan गामा इज इक्वल्स टू एक्स वाई बाई, ये हो गया हमारा r। तो मैं यहां सिंपली जस्ट r लिख देता हूं। तो हम लोग का तीनों आ चुका है, अल्फा बीटा और गामा तीनों का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो हम लोग इसे पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, जो कि पहले हम लोगों ने लिखा था। तो चलिए हम लोग वापस से उस इक्वेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन लिख लिए हैं, μ1 इंटू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू μ2 इंटू गामा माइनस बीटा। अब इस पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। μ1 अल्फा का वैल्यू एक्स वाई बाई यू प्लस एक्स वाई बाई आर इज इक्वल्स टू μ2 इंटू गामा, गामा हम लोग का है एक्स वाई बाई आर माइनस बीटा यानी एक्स वाई बाई भी। यहां पे कॉमन हो जाएगा एक्स वाई, तो हम लोग इसे कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। एक्स वाई यहां 1 बाई यू प्लस 1 बाई आर इज इक्वल्स टू μ2 इंटू, यहां भी एक्स वाई कॉमन है तो एक्स वाई बाहर निकाल लेते हैं, 1 बाई आर माइनस 1 बाई भी। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल हो जाएगा। तो आगे हम लोग लिखते हैं इसका सेकेंड रिलेशन। क्या आगे बन रहा है, यहां पे क्या होगा, μ1 इंटू 1 बाई यू प्लस 1 बाई आर इज इक्वल्स टू μ2 इंटू 1 बाई आर माइनस 1 बाई भी। हम लोग अब क्या करेंगे, μ1 को ही दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और μ2 को ही दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे जो रिजल्ट निकलेगा उसे मैं लिखता हूं, μ1 इंटू यू प्लस μ1 बाई आर इज इक्वल्स टू μ2 बाई आर माइनस μ2 बाई भी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस टर्म को इधर ले आते हैं और इस टर्म को इधर ले जाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई भी इज इक्वल्स टू μ2 बाई आर माइनस μ1 बाई आर। अब यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे कि आगे तो फॉर्मूला कुछ और ही आ रहा है, लेकिन होता तो कुछ और ही है। मैं उसका रीजन बता दूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, μ2 माइनस μ1। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फाइनल फॉर्मूला है, तो आप लोग गलत हो, ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है। अब इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट वो होगा हम लोग का फाइनल फॉर्मूला। तो मैं इसे रब कर देता हूं, होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, अब मैं आप लोगों को कार्टेशियन सिस्टम का साइन कन्वेंशन बताता हूं, यहां पे ही काम आएगा। ये हमारा एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डैश से रिप्रेजेंट करता हूं, ये वाई है और ये वाई डैश। यहाँ पे इंसिडेंट रे के साथ ही जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस तरफ आ रहा है ना, जो कि अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे के है, तो ये म्यू माइनस में आ जाएगा, यानी यू माइनस। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, ऑब्जेक्ट तो जनरली यहां बनता है, तो यहाँ पे क्या है कि ये तो इस रे के ही साथ जा रहा है आगे, तो ये जो होगा ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पॉजिटिव या प्लस भी। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम लोग का तब पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही है। आर भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, सिर्फ निगेटिव होगा तो यू, तो वही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे μ1 बाई माइनस यू, यहाँ पे माइनस यू प्लस μ2 बाई भी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, हम लोग ये लिख सकते हैं। इसी को हम लोग आगे अरेंज करके लिख सकते हैं, μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो फ्रेंड्स, हम लोग का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। हम लोग इसी फॉर्मूला पे आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि डेंसर्स में अगर ऑब्जेक्ट हो और रेयर में अगर इमेज बने, तब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर और इमेज डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग कल के लेक्चर में जानेंगे। तो टिल देन टेक केयर।